जय हिंद। आज हम लोग फिर से बिहार पुलिस का नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं, है ना दोस्तों, है ना। ताकि बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम डेट है वो नज़दीक आ ही गया है और ज़्यादा दिन टाइम नहीं है ना। तो नेक्स्ट सेशन लेकर के आए हैं, देखिएगा, है ना, कि क्या है इसमें। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सत्य है, और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो क्या है, सत्य है। ये भी बात को आपको बताना है ना। तो आप ऑप्शन को पढ़िए और देखिए, सही जवाब आने देने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना, कि इसमें से, है ना, कौन सा कथन जो होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। ये जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है ना, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ क्वेश्चन देख लें, है ना, एक होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन जिसको बदलेंगे उसी रूप में फिर से प्राप्त हो जाएगा। बदलने, शॉर्ट में याद रखना, बदलने के बाद उसी रूप में परिवर्तित ना हो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, है ना। बदलने के बाद उसी रूप में परिवर्तित ना हो, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। जिससे मान लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन मोमबत्ती का जलना, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एक मोमबत्ती का गलना यानी पिघलना, हाँ ना, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन मोमबत्ती का जलना, है ना, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। दूध से दही बनना, है ना, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, दूध से दही बनना। ठीक है, और भी आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर देखें भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन उसी रूप में परिवर्तित हो जाए, उसी रूप में परिवर्तित हो जाए, वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। जिसे हम देखें, पानी से बर्फ बनना, पानी से क्या बनना, बर्फ, तो बर्फ से फिर क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, है ना, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर अगर हम देखें, है ना, कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, है ना, कागज को फाड़ना यानी कि टुकड़ा करना, कौन सा परिवर्तन कहलाएगा, है ना, तो भौतिक परिवर्तन। ये कागज को जलना, कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। फिर जाकर के और देख लें, मोमबत्ती का पिघलना,
कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन, है ना। समझिएगा कि जो जाकर के शॉर्ट में, है ना, डिप्रेशन जो इसको बता रहे हैं आपको, है ना, सिर्फ यही इतना याद रखना है ना, कि रासायनिक परिवर्तन, है ना, बदलने के बाद उसी रूप में परिवर्तन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन बदलने के बाद, है ना, उसी रूप में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। यही हम शॉर्ट में याद रख लेना कि अगर बदल दिए, अगर कोई रूप में बदले और फिर अगर उसी रूप में आ जाता है तो भौतिक, और उसी रूप में नहीं आवेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। जैसे कि भोजन का पचना, तो भोजन पच जाएगा तो उसी रूप में वापस आएगा, और उसी रूप में वापस नहीं आएगा तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है ना। बस यही इतना बात को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। न्यूक्लियोटाइड किसका संयोग है? बतलाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए में शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक का, बी में शर्करा फास्फेट और नाइट्रोजन क्षारक का, सी में नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट का, डी में नाइट्रोजन क्षारक और फास्फेट और, है ना, जल का। इसमें राइट आंसर क्या होगा? है ना, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसका संयोग है? तो शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन का क्षारक है ना। शर्करा, फास्फेट और नाइट्रोजन का है दोस्तों, है ना, क्षारक है ना। न्यूक्लियोटाइड अगर देखें कि जो डीएनए में जो क्षार होते हैं, डीएनए में क्षार जो होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं, है ना। कहेगा डीएनए में क्षार कितना प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना है, डीऑक्सी, है ना, न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसका क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। और 4 प्रकार कौन कौन होते हैं? ध्यान दीजिएगा, है ना। 4 प्रकार के क्षारक कौन कौन होते हैं? एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ये कितने प्रकार के क्षारक होते हैं डीएनए में? 4 प्रकार के, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से एडिनिन और जाकर थायमिन में जो हाइड्रोजन बंधन होता है ना, 2 हाइड्रोजन आबंध होता है ना। कितना होता है? 2 हाइड्रोजन आबंध होता है ना। 2 हाइड्रोजन आबंध होता है। कितना हाइड्रोजन आबंध होगा दोस्तों? है ना, 2। यानी कहने का मतलब क्या है कि एडिनिन और थायमिन में कितना हाइड्रोजन आबंध होगा? तो 2 हाइड्रोजन आबंध होगा। लेकिन गुआनिन और साइटोसिन में जो हाइड्रोजन आबंध होगा वो 3 हाइड्रोजन आबंध होगा। क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए कितने प्रकार के क्षारक होते हैं? 4 प्रकार के, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, है ना। फिर पूछेगा एडिनिन और थायमिन के बीच में कितना हाइड्रोजन आबंध होता है ना, तो 2 हाइड्रोजन आबंध होता है। फिर गुआनिन और साइटोसिन में कितना हाइड्रोजन आबंध होगा? तो 3 हाइड्रोजन आबंध होगा। फिर आरएनए में अगर देखें, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्षार होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी 4 प्रकार के होते हैं। सिर्फ यही देखिएगा कि थायमिन के जगह पर थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ये बात को आपको सिर्फ समझना होगा यहाँ पर,
है ना, कि देखिए यहाँ पर थायमिन खाली नहीं रहेगा जाकर के, आरएनए में थायमिन नहीं रहेगा, उसके जगह पर जाकर के क्या आ जाएगा दोस्तों, उसके जगह पर जाकर के यूरेसिल आ जाएगा थायमिन की जगह पर, बाकी सब के सब क्या रहेगा, वही रहेगा। आरएनए में सारा कई प्रकार के 4 पर, डीएनए में कई प्रकार के 4 प्रकार के, सिर्फ थायमिन के जगह पर क्या कर दीजिएगा, यूरेसिल कर दीजिएगा। अनवाकिर आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा, है ना। अगर आकर्षित करेगा तो दूसरा वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश क्या होगा, तो आवेश जो होता है ना दूसरा वस्तु पर, चाहे तो धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, तो 3 प्रकार का आवेश होगा, तब जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा दोस्तों, है ना, एक दूसरे के फिर क्या करेगा, है ना, कि जाकर के आकर्षित करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, शायद धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, है ना, कोई भी हो सकता है, तब जाकर के एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करने का कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। फिर देखेंगे सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है। सौर ऊर्जा जो है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है वो किस रूप में होता है, नहीं बतलाना है। सौर ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह पर होता है और किस रूप में होता है ना, तो जो होता है उष्मीय तरंग, दृश्य प्रकाश, ये दोनों रूप में होता है, उष्मीय तरंग और दृश्य प्रकाश के रूप में जाकर के, है ना, प्रकाश आता है। अगर यहाँ पे देखें सूर्य, है ना, सूर्य जो पृथ्वी पर जो ऊर्जा सौर ऊर्जा जो आता है ना, किसके माध्यम से, सूर्य के माध्यम से। तो थोड़ा सा हम लोग बात कर ले तो सूर्य के बारे में, है ना। सूर्य में जो होता है वो हाइड्रोजन और क्या होता है, हीलियम होता है। सूर्य में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम होगा। सूर्य का जो तापमान होता है, तापमान जो होगा दोस्तों वो 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। सूर्य के तापमान का कितना डिग्री होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस होगा। इसके जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग इसको क्रोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। और जो क्रोड का जो तापमान होता है ना, क्रोड का जो तापमान होता है, क्रोड का जो तापमान होता है, तापमान होता है दोस्तों, वो क्रोड का तापमान होगा 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। कहेगा सूर्य में क्रोड का तापमान कितना होगा, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होगा। पूरी बात समझ में आ रहा है ना। सूर्य में क्या होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य का तापमान कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहेंगे, क्रोड कहेंगे। क्रोड का तापमान कितना होगा, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर और बात करें हम, है ना, अगर इसमें और बात करें, है ना, तो जा करके, है ना, किस रूप में ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा जो निकलता है वो संलयन के रूप में, संलयन के रूप में निकलेगा, है ना, संलयन के रूप में निकलेगा। इसका आयु की बात करें, आयु 10 मिलियन वर्ष। आयु कितना मिलियन वर्ष है, 10 मिलियन वर्ष है। लेकिन शेष अब जो बच गया है वो 5 मिलियन वर्ष बच गया है, क्योंकि 5 मिलियन वर्ष का आयु क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। मैंने कहेगा सूर्य के आयु कितना वर्ष होगा, 10 मिलियन वर्ष, लेकिन शेष बचे हो कितना, 5 मिलियन वर्ष। सूर्य है क्या, एक तारा है। सूर्य है क्या दोस्तों, एक क्या है, तारा है। सूर्य है क्या, एक तारा है। ये पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा है। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा कौन है, सूर्य है। और आपको बताना होगा कि पृथ्वी का सबसे दूरतम तारा कौन सा है। कमेंट बॉक्स में आप बतलाने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। सारा बात आपको समझ में आ रहा है ना, सारा बात, है ना, ध्यान रखिएगा। सूर्य में क्या रहता है, हाइड्रोजन और हीलियम। तापमान कितना होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्रोड बोलते हैं। क्रोड का तापमान 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है ना। सूर्य का जो ऊर्जा होगा वो किस रूप में निकलेगा, संलयन के रूप में निकलेगा। सूर्य का आयु कितना वर्ष होता है, 10 मिलियन वर्ष, लेकिन कितना बच रहा है अभी, 5 मिलियन वर्ष। सूर्य क्या है, एक तारा है। सूर्य क्या है, एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिएगा, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती हो, यदि वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी समय का क्या हो, समानुपाती हो, तो यह कहा जाता है कि वस्तु की गति मानी जाएगी, है ना। वस्तु की गति जो है ना क्या मानी जाएगी, ये बात को समझना है। तो वस्तु की जो गति मानी जाएगी वो
नियत चाल से माना जाएगी। जो वस्तु का जो गति होगा वो किस रूप में होगा, नियत चाल के रूप में जाकर के वस्तु के गति होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे हाँ संवेग माप है। संवेग माप है, संवेग माप क्या है, तो गति के परिमाण है ना, परिमाण का है। गति का क्या है, संवेग माप जो है वो गति के परिणाम का है ना। संवेग एक क्या है, एक सदिश राशि, एक सदिश राशि है ना। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। जैसे वेग, संवेग, आवेग, ये सब के सब क्या है दोस्तों, है ना, सदिश राशि है। सदिश राशि आप ध्यान रखिएगा। और अदिश राशि क्या है, अदिश है ना, सदिश राशि क्या है पता चला है ना, जिसमें है ना दिशा और परिमाण दोनों हो, क्या कहलाएगा, है ना, सदिश कहलाएगा। जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा नहीं हो वो क्या कहलाएगा, अदिश राशि कहलाएगा, है ना। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, अदिश राशि कहलाएगा, है ना। कोई दिक्कत दोस्तों, ध्यान रखना क्वेश्चन को, है ना, सारा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्या रखा, मैट्रिक, मौद्रिक होगा पद्धति, मैट्रिक पद्धति दोस्तों, मैट्रिक है, ठीक है। मैट्रिक, मीट्रिक, मीट्रिक है मैट्रिक पद्धति में बाल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन सा होगा। मैट्रिक पद्धति में है ना, हो जाकर के बाल का गुरुत्वीय मात्रक है ना क्या होगा, तो केजी, केजी है ना, क्या होगा, केजी है ना, वाट है ना, केजी वाट होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट बौद्ध के है ना देखेंगे, है ना, बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथा संकलन किया गया, यह कहलाता है ना, किसमें जाकर के उनके पूर्ववर्ती है ना जन्म का संकलन किया गया है, वो किस ग्रंथ में है ना। तो जो ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों वो कौन ग्रंथ हो जाएगा, जातक ग्रंथ हो जाएगा। कौन ग्रंथ हो जाएगा, है ना, जातक ग्रंथ हो जाएगा, है ना। अगर देखें है ना कौन ग्रंथ हो जाएगा दोस्तों, है ना, तो किसमें मिलेगा दोस्तों, है ना, तो जातक ग्रंथ मिलेगा। कहाँ मिलेगा, जातक ग्रंथ मिलेगा। तो जातक क्या, बौद्ध ग्रंथ है ना, जातक क्या है, बौद्ध ग्रंथ है। और इसे बुद्ध के है ना जन्म के पूर्व की कहानी मिलता है। इसमें कथा देखा जाए दोस्तों, कथाएं अगर देखा जाए है ना, तो 500 के आसपास में कथाएं हैं, है ना, 550 के आसपास में इसमें कथाएं, कितना दोस्तों, 550 के आसपास में है ना कथाएं हैं। अब इसमें देखा जाए और हम देखें कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की अगर हम बात करें है ना, तो देखें सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक हो जाएगा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक एक प्रकार के पिटक है, 3 प्रकार के पिटक है, त्रिपिटक है ना। जैसे कि सुत्त पिटक में उपदेशों का संकलन किया गया, उपदेशों का संकलन किया गया। फिर इसमें सांग के, विनय पिटक में सांग का आचरण का संकलन किया गया है। फिर देखें है ना बुद्ध के दर्शन का संकलन किया गया है ना, संकलन किया गया है। ये बातों को ध्यान रखना है ना, ये बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, कि बौद्ध धर्म का है ना जो ग्रंथ है जिसमें महात्मा बुद्ध के है ना जन्म के पूर्व की कहानी मिलता है, और क्या है दोस्तों, है ना, जातक है ना, जातक कथा। इस जातक कथा में 550 कहानी के आसपास में मिलती है ना। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक कहलाएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में दोस्तों है ना बुद्ध को उपदेशों का संकलन मिलेगा। विनय पिटक में है ना सांग का आचरण, है ना, आचरण के बारे में मिलेगा, संत के आचरण के बारे में मिलेगा, आचरण के बारे में मिलेगा, आचरण मिलेगा। उसके बाद अभिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन का संकलन मिलेगा। बुद्ध के क्या मिलेगा, दर्शन के संकलन मिलेगा। महात्मा बुद्ध के जन्म लुम्बिनी में हुआ था,
563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। मृत्यु जाकर के कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था जाकर इनका मृत्यु, है ना। महात्मा बुद्ध पहली बार जो उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, और अंतिम बार जो उपदेश दिए थे वो कुशीनगर में दिए थे। दोस्तों ध्यान रखना है ना। 4 बौद्ध संगीतियां हुआ था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था दोस्तों राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो जाकर बौद्ध संगीति हुआ था वो जाकर के, है ना, कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। ये ध्यान में रखना है। फिर ध्यान में आपको रखना है महात्मा बुद्ध से कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे, तो श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे दोस्तों, तो श्रावस्ती में दिए थे। फिर ध्यान रखना है पहली बार उपदेश सारनाथ में। फिर महात्मा बुद्ध का जो निर्वाण हुआ वो क्या कहलाया, महापरिनिर्वाण कहलाया, है ना। महापरिनिर्वाण कहलाता है जाकर के महात्मा बुद्ध कितना दृश्य को देखे थे, तो 4 दृश्य को देखे थे। ये सारी बातों को यहाँ से, है ना, कंप्लीट आपको रखना है दोस्तों, है ना। सारी बात को, है ना, कंप्लीट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र यानी कि महाजनपद समूहों का स्थापना हुआ था, है ना। किस सदी में हुआ था जाकर के, है ना, यानी कहने का मतलब हो गया कि महाजनपद का स्थापना का प्रमाण किस सदी मिलता है ना। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में जाकर के इसका प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर ये बात को ध्यान रखेंगे, है ना, कि आखिर महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है, महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है वो जाकर के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। बौद्ध धर्म से संबंधित है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन और अगर देखें भगवती सूत्र में भी मिलता है, ये जाकर के जैन धर्म से संबंधित है। और महाजनपद की बात करें तो कितने भागों में बांटा हुआ था, 16 भाग में। सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद की बात करें, है ना, तो हो जाएगा मगध महाजनपद, है ना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद की अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन हो जाएगा, मगध महाजनपद हो जाएगा। दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद, दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद, है ना, दक्षिण भारत के एकमात्र जनपद जो था दोस्तों उसका नाम था अस्मक। और अस्मक की जो राजधानी था वो पोटाला या पोतनी भी कहते हैं, पोटाला, पोतन या पोतनी कहते हैं। ये महाराष्ट्र में था। कहाँ था, महाराष्ट्र में। इसमें जाकर के 2 जनपद गणतंत्र थे, कुशीनगर और एक जो था जाकर के बज्जी यानी कि जो वैशाली, 2 क्षेत्र थे वहां पे गणतंत्र थे। बाकी जगह पर राजतंत्र की व्यवस्था था दोस्तों। बाकी जगह पर क्या था, राजतंत्र के व्यवस्था था। मगध के राजधानी की बात करें राजगृह या गिरिवज्र जगह, उसका राजधानी बाद में पाटलिपुत्र चल गया, फिर वैशाली चला गया, फिर पाटलिपुत्र आया, है ना। तो मगध जनपद में जाकर के जो पहला जो वंश था वो जाकर वंश जो था पहला वो हर्यक वंश था। कहेगा मगध महाजनपद में पहला जो मान्यता प्राप्त जो वंश था वो हर्यक वंश था। और हर्यक वंश के जो संस्थापक था उसका नाम था दोस्तों बिंबिसार, है ना, बिंबिसार। और बिंबिसार की जो हत्या कर दिया था दोस्तों वो कौन कर दिया था, तो बिंबिसार की जो हत्या किया था वह अजातशत्रु। इसलिए उस वंश को
प्रीतहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या है ना अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दिया था, है ना, जिसके वजह से वो प्रीतहंता वंश कहा जाता है जाकर के, है ना, किसको, है ना, हार्यक वंश को दोस्तों, है ना। नेक्स्ट चलो, है ना, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, है ना, बतलाइएगा, है ना, बतलाने का इसका प्रयास कीजिएगा दोस्तों, है ना, कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम देखें कौन कौन 3 प्रकार के होते हैं, है ना, तो देखिए आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कयांत्रिक चट्टान। चट्टान कई प्रकार का हो जाएगा, 3 प्रकार के। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो मैदान है किस चट्टान का बना हुआ है, आग्नेय चट्टान का बना हुआ। कोयला पेट्रोलियम किस चट्टान से निकलता है ना, तो अवसादी चट्टान से निकलता है। फिर आगरा का किला, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, है ना, वो किस चट्टान से बना है दोस्तों, कयांत्रिक चट्टान से बना है। और कयांत्रिक चट्टान में उसी में जाकर के उसी का एक है ना बालुआ पत्थर, है ना, बालुआ पत्थर, है ना। सॉरी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ देखिएगा कि आखिर जो आगरा का लाल किला किस चट्टान से बना है, तो अवसादी चट्टान से बना है। ये जाकर के आगरा का लाल किला, दिल्ली का, है ना, लाल किला, है ना, दिल्ली का लाल किला, है ना, दिल्ली का लाल किला, ये सब दोस्तों जाकर के अगर बना है जाकर के अवसादी चट्टान से बना। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला बालुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान से बना है, अवसादी चट्टान से बना है। ये ध्यान रखना है। चट्टान कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कयांत्रिक चट्टान, है ना। आग्नेय चट्टान जो दक्षिण भारत का निर्माण, अवसादी चट्टान कोयला और पेट्रोल निकलता है ना। कयांत्रिक चट्टान अवसादी चट्टान नहीं से ही जाकर आगरा का लाल किला, दिल्ली का, है ना, आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, बालुआ पत्थर नाम जो चट्टान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, अवसादी चट्टान से जाकर के निका हुआ प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, चट्टान कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था कब, है ना। इसमें जाकर के राइट आंसर होगा इसे ऑप्शन के अनुसार शिव समुद्रम 1902, शिव समुद्रम 1902 में स्थापित किया गया था। और जो है जाकर के कावेरी नदी पर है। कहेगा शिव समुद्रम यह जल विद्युत यह है तो किस नदी पे है ना, तो जाकर के, है ना, कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पे। तो भारत का पहला जल विद्युत, भारत का पहला जल विद्युत जो संयंत्र है और कहां स्थापित किया गया है, दार्जिलिंग में किया गया है, दार्जिलिंग में किया गया है। कहां किया गया है, दार्जिलिंग में किया गया है। और कब किया गया है, 1897 में, 1897 में स्थापित किया गया है दार्जिलिंग में। एशिया का ही पहला था, एशिया का पहला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
ठीक है, ये सारे बातों को भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो कहाँ, दार्जिलिंग में था। और कब स्थापित किया गया था, 1897 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं था, जिसकी वजह से पहला ही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार पहला यहाँ पर हो जाएगा। शिव समुद्रा कब 1902 में, किस नदी पे, तो कावेरी नदी पे भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ, दार्जिलिंग में, कब 1897 में। और एशिया का ही पहले था दोस्तों भारत का बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट। भारत का बहुउद्देशीय नदी प्रोजेक्ट कब स्थापित किया गया वो जाकर के, है ना, जाकर के आपको 1948 ईस्वी में, कब स्थापित किया गया दोस्तों, 1948 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो DBC के द्वारा, है ना, DBC के द्वारा जाकर के इसको क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अगर विश्व का सबसे बड़ा बांध देखें, विश्व का सबसे बड़ा बांध देखें तो हीराकुंड बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। और किस नदी पे है, महानदी पे है, महानदी पे है। और आपको ये भी बात को समझना है कि महानदी पे कहाँ है, तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। कहाँ दोस्तों, उड़ीसा में है ना। हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पे कहाँ है, तो उड़ीसा में है। ये सारे बातों को समझना है ना। ये सही बातों को क्या करना है, समझना है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित कथनों में से, है ना, कौन सा कथन, है ना, जाकर के सत्य है, ये बात को समझना है। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता, राज्यपाल जो है वो विधानसभा को भंग नहीं कर सकता। फिर दूसरा है, राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। फिर है, विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, विधानसभा के जो सभापति होंगे, है ना, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। फिर केवल सांसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है ना, केवल सांसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कर सकता है दोस्तों, हटा सकता है। तो एगो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, और एक हो जाकर के ऑप्शन नंबर 4, और एक हो जाएगा जाकर के, है ना, ऑप्शन नंबर 2। एक इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाकर के क्या हो जाएगा, डी, यानी कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है ना। और जाकर के केवल सांसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या कर सकती है, हटा सकती है। बाकी विधान परिषद के जो सभापति उसका तो जाकर के मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करते हैं, है ना, ये गलत बात है। और राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं कर सकता है, अभी जाकर के, है ना, गलत। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, जाकर के डी हो जाएगा। अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ा बहुत देखें, अगर हम देखें इसके बारे में कि सुप्रीम कोर्ट एसी के न्यायाधीशों की संख्या न्यायाधीशों की संख्या घटा बढ़ा सकता है, न्यायाधीशों की संख्या घटा बढ़ा सकता है। तो कौन घटा बढ़ा सकता है, तो संसद। न्यायाधीशों की संख्या कौन घटा बढ़ा सकता है ना, तो संसद। या फिर अगर हम बात कर लें हाई कोर्ट की भी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या घटा बढ़ा सकता है, कौन बढ़ा सकता है, संसद। अगर हाई कोर्ट की बात करें, भारत में वर्तमान में कितना हाई कोर्ट है, 25 है। फिर जाकर के राष्ट्रपति के द्वारा ही, राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम के प्रतिवेदन पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश
न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जब नियुक्ति करेंगे है ना, तो किसके कॉलेजियम के प्रतिवेदन पर नियुक्त करने का कार्य करेंगे। और ये बात मान भी सकते हैं और बात नहीं मान सकते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ये सारा बातों को ध्यान में रखना आपको, है ना। नेक्स्ट चलेंगे, है ना। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या, है ना, बढ़ाने का अधिकार किसके पास है। तो अभी हम बता कर गए कि किसके पास है, भारत के संसद के पास है ना, भारत के, है ना, संसद के पास है जाकर के, है ना, इसको बढ़ाने और घटाने का, इसको बढ़ाने और घटाने का अधिकार भारत के संसद के पास है। ये हम बता कर गए आपको दोस्तों। नेक्स्ट चलेंगे, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए, तार का पदार्थ होना चाहिए, तार का पदार्थ क्या होना चाहिए, कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ, है ना, कोई भी ऐसा तार का पदार्थ होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, सुचालक। जैसे कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यह कौन है, चांदी, चांदी के बाद तांबा, और तांबा के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ना। पूछेगा, है ना, कि जाकर के विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन हो जाएगा, चांदी, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जाकर के लोहा, है ना। ये सब विद्युत का क्या है दोस्तों, है ना, सुचालक है ना। अगर और बात करें, है ना, ये विद्युत का कुचालक, जिसे विद्युत आर पार ना हो, वो क्या कहलाएगा, विद्युत का कुचालक कहलाएगा, है ना। विद्युत क्या कहलाएगा, कुचालक कहलाएगा, है ना। तो विद्युत के कुचालक वगैरह देखें तो पार विद्युत का कुचालक। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि एक तत्व एम का परमाणु क्रमांक कितना, 30 है, तो दूसरे तत्व एन का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है। तो एम और एन के संयोग से बने यौगिक का संभावित गुणसूत्र अनुसूत्र क्या होगा, एम और एन से बने, है ना, क्या करके बनेगा अनुसूत्र, है ना, यौगिक जो बनेगा उसका संभावित अनुसूत्र क्या होगा। अब ये देखिए कि एम में परमाणु संख्या कितना है, 30 है, परमाणु क्रमांक कितना, 30 है, और एन का परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों वो कितना है, 15 है। अब यही देखना है कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो कितना होगा, 2 होगा। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, और तीसरा कितना होगा, 18। तीसरा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ही देखना है कि हो गया जाकर के अभी 28। अब बाकी चला चौथा कक्षा की, चौथा कक्षा कितना चल जाएगा, 2 चल जाएगा। यहाँ पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तो तीसरी में कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तीसरी में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जाकर के इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा कक्षा। अब यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या इतना हो जाएगा तो अब देखेंगे कि एम और एन में जो अणु यौगिक जो बनेंगे, इसका यौगिक जो बन जाएगा हो जाकर 2 बनेगा, और इसका जो यौगिक बनेगा वो कितना बनेगा, 3 बनेगा। बस यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, M3 और N2, इसका जाकर के क्या आ जाएगा, जाकर के ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा कि अगर परमाणु तत्व एक तत्व जो है एम का परमाणु क्रमांक 30 है तथा दूसरे तत्व एन का परमाणु क्रमांक 15 है, और एम और एन के संयुक्त से यौगिक संभावित बनेगा, तो उसका अनुसूत्र क्या होगा, M30 A15। बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन 2 8, है ना, 18 और 2 बचेगा तो 2 हो जाएगा चतुर्थ में। यहाँ पर 2 8 हो क्या बचेगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखे कि एम का जो परमाणु, जो एम का जो संभावित यौगिक होगा वो कितना होगा, 2 होगा, और एन का जो होगा वो 3 होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 2 और 3 इसका राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से है ना कौन सा कथन गलत है? यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऐसा ही है दोस्तों। यकृत बाईं और उदर के दाईं हिस्से में स्थित होती है, ये सही नहीं है ना। यकृत पित्त स्रावित करते भी सही है, यकृत लाल भूरे रंग का होता है भी सही है ना। लेकिन राइट, इसका जो राइट आंसर होगा जाकर के गलत है, तो राइट आंसर जाकर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें यकृत की वजन, यकृत का वजन की बात करें तो 1.5 से 2 kg के पास हो जाएगा, 1.5 से 2 kg। ये पित्त का है ना, क्या करता है? पित्त का स्रावित करता है, स्रावित करता है। कहेगा पित्त स्रावित कौन करेगा? यकृत करेगा, है ना। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को, प्रोटीन के अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कहेगा प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। कौन बदल देता है? तो यकृत बदल देता है। कौन बदलता है दोस्तों? यकृत बदल देता है। फिर जाकर के मृत आरबीसी रेड ब्लड सेल को नष्ट कर देता है, है ना। कहेगा है ना कि मृत आरबीसी को नष्ट कौन करेगा? है ना, तो जाकर के है ना यकृत करेगा। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल 90 से 120 दिन, 90 से जाकर के 120 दिन। जहर खाकर मारने वाला व्यक्ति को यकृत ही जांच किया जाता है, है ना। मारने वाले व्यक्ति को, है ना, जो जहर खाकर व्यक्ति मारता है उसको जांच कौन सी किया जाएगा? तो यकृत जांच किया जाएगा। इसमें हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण करेगा। कहेगा हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण कौन करेगा? यकृत करेगा। ये जाकर के रक्त शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है, शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है। वो कौन? तो जाकर के हिपैरिन प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता है। ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है ना। यकृत का वजन 1.5 से 2 kg, है ना। पित्त रक्त का स्राव कौन करेगा? यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट कौन बदलेगा? यकृत। मृत आरबीसी को नष्ट कौन करेगा? यकृत, है ना। जहर खा करके मारने वाले व्यक्ति को क्या जांच किया जाता है? यकृत। हिपैरिन प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? यकृत। शरीर के अंदर रक्त नहीं जमने देता कौन? यकृत। ध्यान रखें जाकर के हिपैरिन प्रोटीन, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, है ना, 17 नंबर। जब कार्य एक क्रिया समाप्त कर उसे क्षण दूसरी क्रिया प्रवृत्ति हो जाना, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? जब कार्य क्रिया समाप्त कर, है ना, उसे है ना क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? ना, तब जाकर के पहली क्रिया क्या कहलाती है? तब पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। पहले वाला क्रिया क्या कहलाएगा? है ना, पूर्णकालिक क्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है, क्यों? है ना, गतिशील कीड़ों को बहुत अच्छी से पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसकी गिल्ली चिपचिपी जीभ
सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। पीछे क्या रहती है? स्वतंत्र रहती है, जिसकी वजह से गतिशील कीड़ों का कर लेता है, पकड़ लेता है। अगर मेढक की अगर हम बात करें, एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। एम्फीबिया वर्ग में मेढक किस वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में आते हैं। अगर श्वसन क्रिया की अगर हम बात करें तो क्लोम, त्वचा, फेफड़ा, ये जाकर के जो मेढक जो है ना, वो जाकर के श्वसन क्रिया किसे करेंगे? है ना, क्लोम, त्वचा और फेफड़ा करेंगे। इसका जो हृदय जो होता है, हृदय जो होता है और 3 कक्ष होता है। कितना कक्ष होगा? 3 कक्ष होगा। इसमें से 3 कक्ष में 2 अलिंद और एक क्या हो जाएगा? निलय हो जाएगा। अलिंद कितना होगा? 2 और निलय कितना होगा? 1 हो जाएगा। ध्यान में रखना जाकर के, है ना, कि मेढक किस वर्ग में आते हैं? एम्फीबिया वर्ग में। श्वसन किसके माध्यम? क्लोम, त्वचा और फेफड़ा के माध्यम कर सकते हैं। हृदय कितना कक्ष होता है? 3 कक्ष होता है। इसमें 2 अलिंद और 1 निलय हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, है ना, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण आवर्तन किरण के बाद खाली स्थान निकलेंगे, है ना। कैसे निकलेंगे? तो ये बात को ध्यान रखना है ना, किस प्रकार से? मुख्य अक्ष के समांतर। कहां से निकलेगा? मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस के जो फोकस होता है, अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो जाकर के, है ना, क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और उत्तल लेंस का जो फोकस होगा हो जाकर के क्या होता है? धनात्मक होता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है ना, कि अवतल लेंस के फोकस ऋणात्मक और उत्तल लेंस के फोकस धनात्मक। आज के अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। आज के अंतिम क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, है ना। कह रहा वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वातावरण के संदर्भ में जीवों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, है ना। ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। क्या बोलेंगे इसको? पारिस्थितिकी विज्ञान बोलेंगे, है ना। जितना बतलाएं उसको नोट डाउन कीजिएगा दोस्तों, याद कीजिएगा, है ना। जब तक रटिएगा नहीं, रिजल्ट नहीं होने की संभावना है। कहीं जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, फॉर्म अप्लाई ज़्यादा हुआ है, इसलिए रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा दोस्तों, है ना। ठीक है, जय हिंद।